हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 16 अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कॉम्पेंसेट स्टेट्स फॉर दैट जीएसटी कॉम्पेंसेशन ड्यू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे। रिसेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट्स को जीएसटी कॉम्पेंसेशन पे करना था, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रास्ता निकाला है, तो वो कौन सा करेक्ट रास्ता है यहां से। ऑप्शन ए है states will have to borrow from the market. Second, states will have to borrow from the RBI. Third, center will borrow from the market and pass it on to the states. And fourth, RBI will conduct open market operation to handle this situation. So let us see what is the correct answer. Correct answer is C. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मार्केट में से बोरो करेंगे एंड देन ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको ये बेनिफिट जो है वो पास ऑन करेंगे, राइट। तो ये रिसेंटली जो जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लिया था, तो ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल है कि सेंटर विल पास ऑन फंड्स एज बैक टू बैक लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। Question number 2. Which of the following reads are issued by a higher court to the lower court authority? First, habeas corpus. Second, prohibition. And third, certiorari. So, correct answer क्या है? Correct answer is B, second and third. First जो है वो incorrect है। habeas corpus का मतलब होता है to have the body of, to have the body of. By issuing this writ, Supreme Court or High Court asks the administration or the police department to present someone before them, किसी भी इंसान को उनके खिलाफ खड़ा किया जाए। तो टू हैव द बॉडी ऑफ, ये जो है लिटररी मीनिंग है इसका हैबियस कॉर्पस का। तो ये कोई हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को नहीं देते, ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के सामने इश्यू किया जाता है किसी पर्सन को प्रेजेंट करने के लिए। प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है व्हेन द लोअर कोर्ट अथॉरिटी passes any order which exceeds its original jurisdiction। मतलब कि अगर कोई लोअर कोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई ऑर्डर पास किया है, तो ऐसे ऑर्डर को वो प्रोहिबिट करता है जो हायर कोर्ट अथॉरिटी है वो। तो इस पर्टिकुलर रीट जो है उसका नाम है प्रोहिबिशन। इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए प्रोहिबिशन की रीट जो है वो इश्यू की जाती है हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट के ऊपर। सर्शियोरारी का मतलब ये भी सिमिलर है प्रोहिबिशन से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो लोअर कोर्ट है उसके पास से जो केस है वो हायर कोर्ट को ट्रांसफर किया जाता है, राइट। सर्शियोरारी के अंदर जो लोअर कोर्ट के पास केस है वो हायर कोर्ट के पास ट्रांसफर किया जाता है। तो ये दोनों रीड्स जो है वो हायर कोर्ट अथॉरिटी जो है वो लोअर कोर्ट अथॉरिटी के सामने इश्यू करते हैं। सो आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। सो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को ये कह सकता है कि ये जो हाथरस रेप इंसिडेंट है उसका केस जो अभी सीबीआई हैंडल कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर किया जाए, सॉरी सीबीआई के पास से हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया जाए, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, BARC के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, it is an attached office of Ministry of Information and Broadcasting. Second, it carries out television ratings in India. So let us see what is the correct answer. Correct answer है B, सेकेंड जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब देखिए ये जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, इट इज अ कंपनी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010। जो ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज है, कंपनीज है, तो इन सब ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी BARC। फिर उसके बाद लेटर ऑन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उन्होंने इस पर्टिकुलर बॉडी को नोटिफाई किया था कि इसका मेन काम क्या होगा, जो इंडिया के अंदर टेलीविजन रेटिंग्स है उनको कैरी आउट करना, ये इनका मेन काम होगा। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो इश्यू की थी, बट इट इज नॉट एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आप कह सकते हैं कि ये एक प्राइवेट एसोसिएशन है या फिर प्राइवेट कंपनी है विच इज नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री।
तो ये कोई गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड जो है इसका मेन फंक्शन है, तो सेकंड जो है वो करेक्ट होगा। आंसर इज बी, सेकंड ओनली। अब रिसेंटली जो कुछ न्यूज चैनल्स है जिनके ऊपर टीआरपीस को मैनिपुलेट करने का चार्ज लगा है, तो इस वजह से बीएआरसी जो है विच इज द नोडल एजेंसी टू गाइड एंड टू एड्रेस द इश्यू ऑफ टीआरपी, इन्होंने कुछ टाइम तक जितने भी न्यूज चैनल है उनके लिए टीआरपी जो है वो बंद कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4, द नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड इन डैश। ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए ओडिशा। ओडिशा का जो कैपिटल है भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर के अंदर ये जूलॉजिकल पार्क है। अब ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज वहां पे फंड जो है उसकी कमी है एंड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स उन्होंने एक अडॉप्शन स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की है, जिसके अंदर आप वहाँ के जो एनिमल्स हैं स्पेशली टाइगर्स एंड लायंस, तो उस एनिमल्स को आप अडॉप्ट कर सकते हैं बाय पेइंग ईयरली रेम्यूनरेशन। तो इस वजह से ये पर्टिकुलर जूलॉजिकल पार्क जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एयर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, its ground level concentration poses higher health risk in India. Second, it is a greenhouse gas which has toxic effects. And third, it is useful at stratosphere. तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। फर्स्ट इज कार्बन मोनोक्साइड, सेकंड इज पार्टिकुलेट मैटर्स, थर्ड इज ओजोन एंड फोर्थ इज सल्फर। सो लेट अस सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी, ओजोन। अब देखिए ओजोन जो है इट इज यूजफुल एट स्ट्रेटोस्फियर, ये थर्ड स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर से आप एक एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हैं बिकॉज आप सभी को पता है कि ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पे है प्रेजेंट, स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है, विच प्रोटेक्ट्स अवर अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो ये थर्ड पे से आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल ओजोन जो है along with particulate matter, it poses one of the highest risk in India's population's health. इंडिया की पॉपुलेशन की हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा दो जो रिस्की पॉल्यूटेंट है उसमें से फर्स्ट है ग्राउंड लेवल ओजोन एंड दूसरा है पार्टिकुलेट मैटर। तो ये फर्स्ट जो है वो भी यहाँ पे कोइंसाइड होगा ओजोन में। सेकेंड जो है कि ये ग्रीन हाउस गैस है और उसकी कई सारी टॉक्सिक इफेक्ट्स भी है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, ओजोन। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसके अंदर अलग अलग पॉल्यूटेंट्स जो है उनको ध्यान में रखा जाता है, उसमें से दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टिकुलेट मैटर एंड ग्राउंड लेवल ओजोन, जो अभी मैंने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हीक्यूलर पॉल्यूशन इन इंडिया। फर्स्ट, पॉल्यूशन चेक नॉर्म्स, सेकेंड, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स एंड थर्ड, नो पॉलिसी टू फेज आउट ओल्डर व्हीकल्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों रीजंस जो है, तीनों फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है व्हीक्यूलर पॉल्यूशन के लिए। पॉल्यूशन चेक नॉर्म्स के अंदर जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जिसे हम पीयूसी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि थरली चेक नहीं होता कोई भी व्हीकल जो है वो, सिर्फ उसका एमिशन जो है उसके स्टैंडर्ड पे ये पीयूसी दिया जाता है। और कई व्हीकल्स ऐसे हैं कि जिनको पीयूसी इश्यू होता है लेकिन फिर भी वो पॉल्यूशन के अंदर ज्यादा रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। अगर रोड की कंडीशन अच्छी नहीं होगी देन इट विल स्लोअर द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक इन अ पर्टिकुलर एरिया। अगर रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है तो किसी एरिया के अंदर ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगी। अगर ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो स्लो है then the pollution will get concentrated in that particular area. अगर स्लो ट्रैफिक है तो उस एरिया के अंदर पॉल्यूशन जो है, स्मोक्स है एंड एमिशन जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, तो यहां से भी व्हीकुलर पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। ओल्डर व्हीकल्स को फेज आउट करने के लिए कोई नेशन वाइड पॉलिसी नहीं है। जैसे कि दिल्ली एनसीआर के अंदर पुराने व्हीकल्स जो है उनको फेज आउट किया जाता है, लेकिन पूरे नेशनल लेवल पे अगर हम देखने जाए तो ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो ये थर्ड जो है वो भी करेक्ट है।
आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो दिल्ली के अंदर अभी एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने वेहिकुलर एमिशन को कम करने के लिए कोई गाइडलाइंस जो है वो इश्यू की है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019? फर्स्ट, दिस एक्ट मेक्स ऑल डिक्लेरेशन ऑफ इंस्टेंट तलाक इलीगल एंड void. Second, it makes pronouncing triple talaq a cognizable and non-bailable offense. So let us see what is the correct answer. Correct answer is A, one only. Second जो है वो incorrect. अब देखिए ये जो पर्टिकुलर एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया था टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक। सो इसके अंदर जितने भी टाइप के डिक्लेरेशन है इंस्टेंट तलाक के उसको इलीगल ठहराया गया एंड इट डिक्लेयर्ड इट अ वॉइड एक्ट। अब सेकंड जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज इट हैज मेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है? द पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, तो इसे इस टाइप के जो ऑफेंस है उसे हम क्या कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस। और यहां पे लिखा है नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज यहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी अक्यूज्ड को बेल जो है वो ग्रांट कर सकते हैं बेस्ड ऑन लीगल सर्कमस्टेंसेस, लेकिन ये नॉन बेलेबल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ये अथॉरिटी है कि उनको बेल ग्रांट कर सकते हैं, तो इस वजह से ये नॉन बेलेबल ऑफेंस की वजह से ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए, वन ओनली। सो दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ट्रिपल तलाक के ऊपर और उसके लिए पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया था, तो उसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ट्रिपल तलाक जो है वो वॉइड है, लेकिन इसको आप क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बंदा बहादुर? फर्स्ट, he was the commander of Khalsa army and a disciple of Guru Gobind Singh. Second, he played an important role in struggle against Mughal Empire. And third, he abolished the zamindari system. So let us see what is the correct answer. Correct answer is D, 1, 2 and 3. तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए बंदा बहादुर जिनको सिख एम्पायर के लिए जाना जाता है, सो ही वॉज द कमांडर ऑफ खालसा आर्मी। दूसरी चीज की गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने सिख लोगों को एक मिलिटरी अलायंस के तौर पे एस्टैब्लिश किया, तो ये उनके शिष्य थे। बंदा बहादुर जो है वो गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, जिन्होंने मुगल एम्पायर के सामने जो सिख कम्युनिटी का स्ट्रगल था उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दूसरी चीज की उन्होंने जो वहां पे सिख एम्पायर था पंजाब रीजन, तो उसके अंदर जमींदारी सिस्टम जो है उसको अबॉलिश किया था। एंड he has given the property rights to the tillers of the field। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो किसान खेती करेगा जमीन उसकी ही होगी, राइट? तो ये जमींदारी सिस्टम जो है उसको अबॉलिश किया था बंदा बहादुर ने। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, आंसर इज डी, 1, 2 and 3। 16th October marks for the birth anniversary of Banda Singh Bahadur, and this year it was the 358th birth anniversary of this person। तो इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल? बीटीसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज एन ऑटोनॉमस रीजन मेड अप ऑफ सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। सेकंड, इट इज गवर्न्ड बाय 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट, बिकॉज बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, इन केस 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओनली आसाम। अरुणाचल प्रदेश के कोई डिस्ट्रिक्ट इस पर्टिकुलर काउंसिल के अंदर ऐड नहीं किए गए हैं, राइट? सो आप सबको पता होगा कि बोडोलैंड जो है इट इज एन एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम। जो वहां की कम्युनिटी है बोडो कम्युनिटी, विच इज द सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ आसाम, वो एक अलग सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहा है, बोडोलैंड सेपरेट स्टेट।
राइट। तो इसके चलते जब उनकी गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशंस हुई तो गवर्नमेंट ने उनके लिए ये एक सेपरेट टेरिटोरियल काउंसिल जो है वो फॉर्म करके दी थी एज एन ऑटोनॉमस रीजन। अब ऑटोनॉमस रीजन की जब बात आती है तो आपको पता होगा कि उसका गवर्नेंस जो है वो कौन से शेड्यूल के अंदर होता है। इट इज गवर्न बाय 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी ऑटोनॉमस रीजन है वो 6th शेड्यूल के अंदर गवर्न होते हैं, और यहाँ पे 5th शेड्यूल लिखा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सो अवर आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। So Bodoland Territorial Council is again in the news. Question number 10. Which of the following initiatives of Government of India aim at achieving food security in the country? First, National Food Security Act. Second, Targeted Public Distribution System. And third, Sustainable Development Goals. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2। फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। अब आपको लगता होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके अंदर भी फूड सिक्योरिटी अचीव करने का एक गोल है, बट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इस वजह से ये थर्ड जो है वो इनकरेक्ट होगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी, नाम के अंदर ही फूड सिक्योरिटी है, एंड टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके अंदर एनएफएसए के अंडर फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू फूड ग्रेन्स जो है वो रैशनलाइज प्राइस पे दिए जाते हैं। तो आंसर होगा ए 1 and 2। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड ये काफी अच्छा आर्टिकल है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जीरो हंगर बाय 2030, पर्टिकुलरली गोल नंबर 2, तो हम उस गोल को अचीव करने के राइट ट्रैक पे नहीं है, तो इस वजह से ये आर्टिकल है न्यूज में। दूसरा कि 16 अक्टूबर जो है इट इज वर्ल्ड फूड डे एंड इट इज द एस्टैब्लिशमेंट डे ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इस वजह से भी ये न्यूज में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।